नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने देखा कि मौर्य कौन थे। ये सारी बात हमने की। मौर्य जैन थे, मौर्य शूद्र थे, या मौर्य क्षत्रिय थे, या मौर्य निम्न कुल के थे। ये तीन मत प्रमुख रूप से हमको मिलते हैं, वो हमने लिखे। ठीक है, आज हम प्रमुख मौर्य शासकों की बात करते हैं और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों बिना देर लगाए मैं हेडिंग डाल देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को हम पढ़ेंगे। तो ये मैं हेडिंग डाल देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासनकाल रहता है 322 बीसी से और 298 बीसी तक रहता है। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहता है। अब हम बात करें विद्यार्थियों इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं बता दूं। सबसे पहले तो एक हम जो है इनका जीवन परिचय देख लेंगे। जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद इनके जो आरंभिक अभियान थे, किस प्रकार से मगध को जीता था इन्होंने, उसके लिए इन्होंने जो है जो अभियान किए थे उनकी हम बात करेंगे, आरंभिक विजयों की। और आरंभिक विजयों के बाद ये फिर शासक बने मगध के, है ना। उसके बाद फिर इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, वो देखेंगे। और अंत में कुछ इनकी अन्य उपलब्धियां होंगी, वो उनकी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें प्रमुख रूप से एक बात तो हो गई परिजीवन परिचय। दूसरी बात मैं लिखूं आरंभिक आरंभिक विजय। आरंभिक विजय ये देखेंगे, जिसमें मैं बताऊं आपको, पंजाब, है ना, सिंध, पंजाब सिंध और मगध, इन तीनों की बात हम प्रमुख रूप से करने वाले हैं। ठीक है, पंजाब सिंध और मगध की बात हम प्रमुख रूप से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो देखेंगे इनका साम्राज्य विस्तार देखेंगे, है ना। साम्राज्य साम्राज्य विस्तार देखेंगे। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीतना है और हमारे दक्षिण भारत को जीतना है ना, वो सारी बात हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और अंत में हम देख लेंगे इनकी कुछ अन्य उपलब्धियां, है ना। तो अन्य उपलब्धियां मतलब जो हमसे कुछ छूट जाएंगी वो, और कुछ अन्य होंगी तो वो सारी इसमें देख लेंगे। और इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों हम इन चार डायमेंशंस को छूते हुए और चंद्रगुप्त मौर्य को हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देर लगाए हम आते हैं जीवन परिचय की बात करें। तो जीवन परिचय में मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो आरंभिक जीवन था उसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध साहित्य से मिलती है अधिकतर, है ना। अधिकतर तो हमको बौद्ध साहित्य से मिलती है, मगर कुछ जैन साहित्य भी है और कुछ जानकारी हमको यूनानी साहित्य भी इनके आरंभिक जीवन के बारे में देता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके पिता, मतलब परिवार के द्वारा, और बचपन में ही इनको बेच दिया गया था। पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था इनका ना, और इनके पिता ने इनको बेच दिया था बचपन में ही। तब ये एक दिन जंगल में और कोई खेल खेल रहे थे अपने साथियों के साथ में। राजकीलम नाम का खेल का नाम मिलता है, जिसमें एक मतलब चोर सिपाही वाला कुछ ऐसा कोई खेल होता था, जिसमें ये राजा बन रहे थे और किस प्रकार से उन चोरों को पकड़ने के लिए नीतियां वगैरह कुछ इस प्रकार से वो बना रहे थे उस जमाने में जब छोटे थे। तब वहीं से कहते हैं कि पास से होके जब चाणक्य गुजर रहे थे, कौटिल्य गुजर रहे थे, तो कौटिल्य की नज़र चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी और इन्होंने देखा कि कितना सा बच्चा किस प्रकार से इन छोटे बच्चों के ऊपर शासन कर रहा है।
तो उनको इस बच्चे के अंदर एक बड़ी प्रतिभा नजर आई। तो कौटिल्य ने क्या किया, 1,000 रुपये का आशापण देकर और इसको खरीद लिया और तक्षशिला ले गए। और कहते हैं कि तक्षशिला में 8 साल तक इनको वहाँ पे शिक्षा दी। शस्त्र शास्त्र मतलब उस जमाने में जो जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी वो सारी शिक्षा इनको दी, है ना। और सारी शिक्षा देने के बाद कहते हैं कि अ, उसी दौरान जो सिकंदर महान थे उनसे भी चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट हुई और नंदों के विनाश कैसे हो इस विषय पर लेकर सिकंदर से इनकी मुलाकात हुई। मगर जो चंद्रगुप्त मौर्य था इनका रवैया बड़ा स्पष्टवादी था, इस कारण चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर नाराज हो जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का जिक्र हमको जस्टिन देता है ना। जस्टिन जो है वो हमको इनकी भेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं। इनका जो नाम मिलता है वो पाश्चात्य जगत में, यानी कि यूनान के जो विद्वान हुए, प्लूटार्क है, स्ट्रेबो है, जस्टिन है, ये इनको सेंड्रोकोटस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सेंड्रोकोटस कहते हैं। वहीं प्लूटार्क का नाम उसमें नहीं आएगा। दरअसल एरियन, स्ट्रेबो और जस्टिन, एरियन, स्ट्रेबो और जस्टिन ये कहते हैं सेंड्रोकोटस, है ना। और एपियानस और प्लूटार्क, एपियानस और प्लूटार्क इनको एंड्रोकोटस कहते हैं, है ना, एंड्रोकोटस। वहीं सेंड्रोकोप्टस फिलार्कस या निरियाकस कहते हैं इनको, है ना। सेंड्रोकोप्टस फिलार्कस या निरियाकस कहते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य नाम का हमको जिक्र कहाँ मिलता है, या उसका चंद्रगुप्त मौर्य शब्द किसने दिया? तो इन एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस इन नामों के आधार पर 1793 में पहली बार एक पूर्व प्राच्यविद थे, साम्राज्यवादी इतिहासकार थे जिनको हम पूर्व प्राच्यविद कहते हैं, क्या नाम से, विलियम जोन्स थे। उन्होंने पहली बार इन नामों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया था। और पाटलिपुत्र को जो पहले पाली ब्रोथा कहा जाता था उसको पाटलिपुत्र नाम दिया, है ना। और सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य कहा। ठीक है, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य शब्द का पहली बार जो जिक्र मिलता है वो हमको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिल जाता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैं पहले एक बेसिक परिचय के रूप में, जीवन परिचय के रूप में यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर हम जो है आरंभिक विजयों की बात करेंगे। ठीक है, तो आप मैंने जो कहानी सुनाई है, सारी बातें मैंने बोल के बता दी, आपको समझ में आई होंगी। हम यहाँ पे लिख डालते हैं इनको, है ना। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे। जीवन परिचय में लिखना, आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन के बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है, बौद्ध साहित्य से मिलती है। ठीक है, कुछ जानकारी कुछ जानकारी जैन साहित्य, कुछ जानकारी जैन साहित्य व यूनानी साहित्य से भी मिलती है, है ना। अब क्या क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में,
तो ये एक बेसिक सी जानकारी है। जैसे मैं बताऊं, इनका जो जन्म हुआ था, मैं चंद्रगुप्त मौर्य को सीएम लिख रहा हूँ ना, सीएम का जन्म, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। पाटलिपुत्र को क्या लिखा है इन लोगों ने, यूनानियों ने पाली ब्रोथा लिखा है ना, पाली ब्रोथा में हुआ। अब पाली ब्रोथा को पाटलिपुत्र नाम किसने दिया, विलियम जोन्स ने दिया था, है ना, विलियम जोन्स ने दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य नाम भी विलियम जोन्स ने दिया था। एंड्रोकोटस को सॉरी सेंड्रोकोटस को जो चंद्रगुप्त मौर्य कहा, वो चंद्रगुप्त मतलब सॉरी विलियम जोन्स ने कहा था, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। बचपन में माता पिता द्वारा बेच दिया गया, माता पिता द्वारा बेच दिया गया, है ना। जंगल में राजकीलम खेल खेला, उसके बाद की घटना है ये ना। जंगल में राजकीलम, ये कहानी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये आप सुनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न नहीं फंसते। जंगल में राजकीलम खेलते समय कौटिल्य ने देखा, कौटिल्य ने देखा, वे 1000 कारसापण में खरीदा, वह 1000 कारसापण में खरीदा, ठीक है। वह 1000 कारसापण में खरीदा, ये बात हो गई। अब आगे बात करें, फिर वो कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र में ले गया, सॉरी तक्षशिला में ले गया। इसके बाद कौटिल्य इसे तक्षशिला ले गया, कौटिल्य इसे तक्षशिला ले गया, जहाँ 8 वर्ष तक शिक्षा दी, 8 वर्ष तक शिक्षा दी, ठीक है। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट सिकंदर से हुई, सिकंदर महान, है ना, सिकंदर महान से हुई। नंदों के विरुद्ध कैसे जीता जाए, है ना, इस मामले को लेकर बात हुई थी। नंदों को कैसे पराजित किया जाए, इस विषय पर चंद्रगुप्त के स्पष्टवादी व्यवहार के कारण सिकंदर सीएम से, चंद्रगुप्त मौर्य से नाराज हो जाता है, नाराज होता है, ठीक है। ये सब जानकारी हमको मिलती है, जस्टिन देता है ना, किसके अनुसार, जस्टिन के अनुसार है ये ना, जस्टिन के अनुसार, ठीक है, जस्टिन के अनुसार है। तो ये बात को बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है
इसके अलावा मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के जो आरंभिक नाम थे वो हमको कुछ यूनानियों ने जो यूनानी इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार के नाम दिए हैं जो मैंने अभी बोल के बताए थे, वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। सीएम को कुछ यूनानी इतिहासकारों ने निम्नलिखित नाम दिए, है ना। तो देखो कौन कौन से नाम दिए इनका हम यहाँ पे जिक्र कर ही लेते हैं। जैसे एक नाम दिया था, सेंड्रोकोटस, ठीक है। सेंड्रोकोटस नाम किसने दिया? तो इसमें हम जो है यहाँ पे लिखते हैं एरियन, एक तो थे एरियन, है ना, एक इसमें हो जाएंगे स्ट्रेबो, एरियन स्ट्रेबो, और एक नाम हो जाएगा जस्टिन, है ना। और एक नाम मिलता है यहाँ इनका एंड्रोकोटस नाम दिया एपियानस व प्लूटार्क ने, है ना। एपियानस व प्लूटार्क ने दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक नाम और मिलता है सेंड्रोकोप्टस, ठीक है। सेंड्रोकोप्टस नाम जो दिया वो दिया फिलार्कस ने ना, या निर्याकस भी मिलता है, फिलार्कस या निर्याकस, ठीक है। तो इन लोगों ने इस प्रकार से इनको ये नाम दिए थे। ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखने हैं ये नामों को, ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसको जो है अब आता हूँ मैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। वहाँ पे हम बात करेंगे कि इन नामों के आधार पर 1793 में और जो थे विलियम जोन्स ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जगह है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि उक्त नामों के आधार पर, है ना, उक्त नामों के आधार पर विलियम जोन्स ने ये प्राचीन थे ना, मतलब साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, आप इतना समझना। विलियम जोन्स ने उक्त नामों के आधार पर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया, चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया। और पाटलिपुत्र का क्या दिया? पालीप्रोथा नाम दिया, ठीक है। वे पालीप्रोथा को पाटलिपुत्र कहा, वे पालीप्रोथा को पालीप्रोथा को पाटलिपुत्र कहा, ठीक है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। इसके अलावा इनको अभिलेखों में जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें पहली बार हमको चंद्रगुप्त नाम मिलता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नीचे लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम मिलता है। चंद्रगुप्त नाम मिलता है, ठीक है, मिलता है। ये पहली बार है कि किसी अभिलेख में इस प्रकार से चंद्रगुप्त का नाम मिलना ना, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। तो इन बातों को आप बढ़िया तरीके से उतारें और फिर हम जो है यहाँ पे आगे बात करते हैं, हम इसकी आरंभिक उपलब्धियों की बात करते हैं, ठीक है। इन बातों को बढ़िया तरीके से उतारना। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम पहली बार हमको किस अभिलेख में मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में ना, ये पहली बार था। मैं आप कहूँ तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पहली बार, है ना, पहली बार मिलता है, ठीक है। तो चलो इसको अब मैं मिटा रहा हूँ और हम आते हैं इन आरंभिक विजयों के ऊपर, ठीक है। जीवन परिचय में ये इतना पर्याप्त है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप इसको उतारना बढ़िया से और गजब तरीके से इनको रट्टा मारना, समझने का प्रयास करना और बार बार पढ़ना और पिछले साल के पेपरों को ज़रूर हल करना, ताकि आपको पता चल सके कि वर्तमान में किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है ना। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो इसी नाम से है, जिस नाम से अपना ये यूट्यूब चैनल है। और उस टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान इतिहास की क्विज अभी शुरू की है मैंने, ठीक है। तो राजस्थान इतिहास की क्विज आ रही है और वहाँ पे आपको लगातार कंटेंट मिलेगा अब, ठीक है। रोज़ के 10-12 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे, ऑथेंटिक मिलेंगे, पिछले एग्जामों में आए हुए मिलेंगे, कुछ नए भी मिलेंगे, गजब की व्याख्या भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ज़रूर देखें और कुछ नया कंटेंट मिले तो वहाँ से अपने नोट्स में ऐड कर दें, है ना। इस प्रकार से अपने नोट्स को एकदम अप टू डेट रखें, ठीक है। तो चलो आरंभिक विजयों की बात करते हैं हम, है ना। आरंभिक विजय, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आरंभिक विजय में पहला जो इन्होंने आक्रमण किया था वो मगध पर ही किया था ना, मगध पर आक्रमण। मगर इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य जो है असफल रहे थे मगध पर आक्रमण में, है ना। वही बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सवाल बढ़ता नहीं है। यहाँ से एक कहानी जरूर हमको मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और पहली बार मगध पर आक्रमण किया और मात खा बैठा। फिर ये जंगल की तरफ भाग गया था। जंगल में गया, वहाँ पर कहते हैं कि एक झोंपड़ी सी दिखी, उसमें जाके छिप गया। और जब झोंपड़ी में अंदर गया तो वहाँ पे एक बुढ़िया थी, वो खिचड़ी बना रही थी, खिचड़ी पका रही थी। खिचड़ी पकने पर बुढ़िया ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से कि बेटा खिचड़ी खाओगे? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि हाँ खा लूँगा। तो उस बुढ़िया ने और एक पत्तल में इनको जो है खिचड़ी डाल दी और कहा कि लो बेटा खाओ। तो चंद्रगुप्त जो है कि उस खिचड़ी को बीच से खाने लगा। तो जैसे बीच में उंगलियां डालता, उंगलियां जल जाती, फिर डालता फिर जल जाती। बुढ़िया ने देखा कि ये बीच से खा रहा है। बुढ़िया ने इसको कहा कि अरे चंद्रगुप्त, अरे बेटा, इसको आप बीच से मत खाओ, इसको किनारे से खाओ तो आपकी उंगलियां नहीं जलेंगी। तो फिर चंद्रगुप्त ने उसको किनारे से खाया तो उनकी उंगलियां नहीं जली। किनारे से नहीं खाने का मतलब यही था कि वो वहाँ पे चारों ओर से हवा लगती है तो ठंडी हो जाती है और बीच में गर्म रहती है, उस वजह से, है ना। तो उसी प्रकार चंद्रगुप्त को वहाँ से एक निर्देश मिला, एक तरीके से, है ना, एक जो है मार्गदर्शन मिला। और उसने ये सोचा कि मैं सीधा मगध पे आक्रमण कर रहा हूँ और मगध चूंकि केंद्र में है, इसलिए मैं है जो पराजित हो रहा हूँ, है ना। यदि मैं साम्राज्य के किनारे पर आक्रमण करूं तो मैं जो है जल्दी सफल हो जाऊंगा। तो उस खिचड़ी के खाने से इसको एक मोटिवेशन मिला, एक मार्गदर्शन मिला। ये वाली बात
हम इसमें लिखते हैं मगध पर आक्रमण में, और इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमको मुद्रा राक्षस से मिलती है, कथासरित सागर से मिलती है, और महावंश से भी मिल जाती है। और आर्य की गाइड में लिखा है कि महाबोधि वंश से मिलती है। तो ये सारी बातें हैं, हम इसको यहाँ पे लिख डालते हैं, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सीएम ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया, मगध पर आक्रमण किया मगर असफल रहा, ठीक है। अब वो जंगल में खिचड़ी खाने वाली बात, असफल रहा, भाग कर जंगल में गया, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे ना, भाग कर जंगल चला गया, जंगल में चला गया। एक बुढ़िया की झोंपड़ी में खिचड़ी खाई की झोंपड़ी में, एक बुढ़िया की झोंपड़ी में खिचड़ी खाई और वो उंगली जलने वाली बात मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उंगली जलने वाली बात, ठीक है। उंगली जलने वाली बात आप समझ जाओगे, खिचड़ी खाई है ना। यह जानकारी महाबोधि वंश और महाबोधि वंश, मुद्रा राक्षस व कथासरित सागर से मिलती है, कथासरित सागर से मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है। और ये अब यहाँ पे जो है अगला जो प्रहार करेगा, वो आक्रमण करेगा, वो किनारे पर करेगा, है ना। सॉरी, अगला जो आक्रमण करेगा वो करेगा सिंध और पंजाब पर, ठीक है। एक साथ ये इनको जीत लेगा, सिंध वाले क्षेत्र को, है ना, सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र को एक साथ जीत लेगा, जिसमें यूडेमस है, टेक्लिसस है ना, इनको ये जीतेगा। जो टेक्लिसस जो था वो झेलम नदी के आसपास का क्षेत्र था, टेक्लिसस, है ना। और यूडेमस पंजाब को कहते थे। और पाइथन नाम का क्षेत्र और था, जो हिंदू कुश के आसपास वाला क्षेत्र था, उसको भी इसने जीता था। अंतिम रूप से यूडेमस को जीतता है 317 BC समथिंग, ठीक है। तो वो हेडिंग यहाँ पे डालते हैं हम, 2 नंबर पे हेडिंग डाल देते हैं, और इसमें हम लिखते हैं सिंध व पंजाब अभियान तो खैर क्या ही लिखें, सिंध व पंजाब जीतना लिख देते हैं, है ना, जीतना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब मौर्यों से पहले जब यहाँ पे नंदों का शासन हुआ करता था, तब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र जहाँ पे पंजाब और सिंध वगैरह ये पड़ते हैं, यहाँ पे यूनानियों का शासन हुआ करता था। मगर जैसा कि हमें पता है 336 ईसा पूर्व में तो फिलिप सेकंड की मृत्यु हुई, जो कि सिकंदर महान के पिताजी थे। उनके बाद सिकंदर महान शासक बने 336 BC से 323 BC तक। 323 में और सिकंदर की मृत्यु हुई मस्तिष्क ज्वर के कारण। उसके बाद जो
यूनानी शासक थे उनका केंद्रीय नियंत्रण कमज़ोर हुआ, जिसके चलते यूनानी साम्राज्य दो भागों में बट गया। और वहाँ पे हम देखते हैं बेबीलोन की संधि हुई 1800 सॉरी बेबीलोन की संधि 323 बीसी में हुई। और एक जो है एक और संधि हुई थी ट्रिपरेडियस की संधि, है ना। ट्रिपरेडियस की संधि हुई थी करीब 321 बीसी में। इन दो संधियों में इन दोनों प्रदेशों का जिक्र नहीं था, जिसके आधार पर इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संभवतः यहाँ पर आकर और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन दोनों प्रदेशों को जीत लिया था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और उत्तर पश्चिम के विभिन्न प्रांतों से यूनानियों के जो क्षत्रप हुआ करते थे उनको भगा दिया था, और यूडेमस, टेक्लिसस, पाइथन वाले क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यह जानकारी हमको जस्टिन देता है, और जस्टिन यह कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो डाकुओं का गिरोह थी, जिसने पंजाब को तहस नहस कर डाला था, है ना। ये सारी बात हमको मिलती है। ठीक है, तो इस पूरे अभियान को या इन सारी बातों को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, और हम आप भी बढ़िया तरीके से लिखना, ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पर कि मगध पर जब नंद वंश का शासन था, उस समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर यूनानी शासकों का अधिकार था, है ना। यूनानी शासकों का अधिकार था। अब यूनानी शासक कौन, जैसे एक तो फिलिप सेकंड था, है ना। फिलिप सेकंड की तो मृत्यु हो जाती है 336 बीसी में मृत्यु हुई। ठीक है, इनके बाद जो शासक बने वो बने सिकंदर महान, है ना। सिकंदर महान, ये इनका शासनकाल रहेगा 336 बीसी से 323 बीसी, है ना। इसमें मृत्यु हो जाती है इनकी, इस समय मृत्यु होती है ना। मृत्यु मस्तिष्क ज्वर के कारण होती है, वो सिकंदर में हम अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं सिकंदर पढ़ाऊंगा आपके फर्स्ट ग्रेड में, तो सीधा प्रत्यक्ष रूप से शायद नहीं लगा है, एक बार और मैं थोड़ा सा देख लूँगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा ज़रूर, पर पहले पाठ्यक्रम स्कूल वाक्यता पूरा करवाऊंगा, फिर इनको पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक बीच में छूट जाएंगे उनको, है ना। तो सिकंदर महान, इसके बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद, है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानियों का केंद्रीय प्रशासन शिथिल हो गया, ढीला हो गया। यूनानियों का केंद्रीय प्रशासन ढीला पड़ गया। ठीक है,
और 323 BC में बेबीलोन संधि, बेबीलोन संधि व 323 BC में बेबीलोन संधि व जो एक और संधि हुई थी ना 321 में ट्रिप रेडियस की संधि, 321 BC में ट्रिप रेडियस संधि में यूनानी साम्राज्य का बंटवारे का उल्लेख मिलता है। यूनानी साम्राज्य के लिखेंगे, सॉरी, के बंटवारे का जिक्र मिलता है, बंटवारे का जिक्र मिलता है। मगर इसमें सिंध पंजाब इनका जिक्र नहीं था, मतलब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जिक्र नहीं था, मगर इसमें भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का उल्लेख नहीं था, है ना, क्षेत्र का उल्लेख नहीं था, ठीक है, क्षेत्र का उल्लेख नहीं था। तो इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इन क्षेत्रों को ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने, सीएम ने जीत लिए थे, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो यूनानियों का जो साम्राज्य था वो दो भागों में बंट गया। क्यों? केंद्रीय नियंत्रण के अभाव में, ठीक है। और दो भागों में जब बटा तो दोनों भागों में ही भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों का जिक्र नहीं मिला, और जिक्र नहीं मिलने का ये कारण है कि संभव है कि इन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था, ठीक है, इसलिए उनका जिक्र नहीं था, ये बात मिलती है। और कई बार ये ट्रिप रेडियस संधि और जो है ये बेबीलोन संधि का जिक्र एग्जामों में किया जाता है, ये ध्यान रखना। 2017 नवंबर वाला जो वो हुआ था नेट का पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, है ना, ध्यान रखना। इस संधि का जिक्र किया गया था, और भी यहाँ की कई घटनाएं थी जिनका जिक्र करके 3-4 घटनाएं दी थी और उनका क्रम पूछा था, मेरे को आज भी पता है, और ये सवाल मेरा सही हुआ था उस बैच में, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ये बात थी। अब हम आगे की बात करें कि आखिर इसने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, अब नीचे बात पूरी आएगी नहीं, थोड़ी जगह बची है, इसको मिटा के और मैं आता हूँ अगले स्लाइड पे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो, आपने इसको उतार लिया होगा, बढ़िया तरीके से आप उतार रहे होंगे, नोट्स गजब के आपके बन रहे होंगे। इसमें आप जो है, पहली चीज़ तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं नोट्स इसमें किए जा रहा हूँ। मगर आप कहीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पिछले साल के पेपरों को उठा के देखें, और हो सकता है कोई एक आधा तथ्य आपको वहाँ पे ऐसा मिले जो मैं ना लिखा रहा हूँ, तो उन तथ्यों को आप अपने इन नोट्सों में ऐड करते चले जाएं, है ना। इसलिए ये नोट्स एकदम समग्रता
लिए हुए हो जाएंगे, तो आपको फिर और पुस्तकें पढ़ने की तो किसी भी कंडीशन में आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आप बस इसी को पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। आपका काम वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल में करवा रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहना। इनको पढ़ने के अलावा पिछले साल के पेपरों का जम के विश्लेषण करना, जम के अध्ययन करना। पप्पू सिंह प्रजापति जी की पुस्तक आती है, उसको पढ़ देना बस। ये नोट्स और पप्पू सिंह प्रजापति जी की पुस्तक, एक इतिहास की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे नेट हो, प्रोफेसर हो, स्कूल वाक्यात हो, धड़ल्ले से पास होगी, लिख के दे रहा हूँ, गारंटी ले लो। इन 2 कंटेंट के अलावा कुछ मत पढ़ो आप, है ना। पहले इसको पढ़ो 2 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़ो, उसके बाद आप पप्पू सिंह प्रजापति जी की पुस्तक लाकर उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो, किस्सा खत्म। आवश्यकता ही नहीं है इधर उधर जाने की, है ना। और जो इन 2 चीज़ों को ढंग से रट्टा मार के चला गया ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो सिलेक्शन नहीं, रैंक अच्छी पाएगा। चलो, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमने वो जो छोड़ा था ना, उसके ठीक नीचे लिखना प्रारंभ करना आप। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से यूनानी क्षत्रपों को, क्षत्रप बोलते थे उनके गवर्नरों को ना, ठीक है, या सामंत कहें, गवर्नर कहें, सामंत भी हम कह सकते हैं। राजपूतानी में सामंत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, है ना। यूनानी क्षत्रपों को भगाकर जो यहाँ के जो क्षेत्र थे, टेक्लिसस, है ना, भगाकर टेक्लिसस, झेलम के आसपास का क्षेत्र था ये ना, झेलम नदी, झेलम नदी के आसपास, है ना। और एक है पायथन, पायथन को जीता, ये था हिंदूकुश के आसपास, है ना, हिंदूकुश, हिंदूकस के आसपास, है ना, हिंदूकस के आसपास, ठीक है। हिंदूकस आप देख लेना तो सही, शुद्ध ही होगा। वे यूडेमस, यूडेमस क्या है, पंजाब, इसको सबसे अंत में जीता था, है ना, पंजाब को जीता। पंजाब पर अपना अधिकार किया, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से यूनानी क्षत्रपों को भगाकर टेक्लिसस या झेलम नदी का क्षेत्र, पायथन, हिंदूकुश के आसपास, हिंदूकस है या हिंदूकुश है, आप देख लेना, ही है ना, हिंदूकुश के आसपास, वे यूडेमस, है ना, पंजाब पर अपना अधिकार किया। इस पर सबसे अंत में किया था ना, सबसे अंत में करीब 317 BC में, है ना, में इसको जीता था, ठीक है। ये बात भी कई बार पूछ लेते हैं, सबसे अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको जीता। इस प्रकार से भारत को विदेशी दासता से आजाद कराने वाला ये प्रथम शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्रकार भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, ठीक है। कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। यह जानकारी हमको कौन देता है, जस्टिन देता है ना, ये कौन देता है, जस्टिन के अनुसार, ठीक है, जस्टिन के अनुसार, है ना, जस्टिन के अनुसार। दरअसल जस्टिन क्या कहता है, वो बात हम यहाँ पे लिखेंगे।
जस्टिन लिखता है कि जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह है, डाकुओं का गिरोह है, जिसने जिसने पंजाब को तहस नहस कर डाला, जिसने पंजाब को तहस नहस कर डाला, जिसने पंजाब को तहस नहस कर डाला। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके ये जो चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसमें शस्त्रोपजीवी और जो है प्रतिरोधक और वाहलिक इनकी संख्या अधिक थी, है ना। मलेच्छ वगैरह थे, वाहलिक थे, है ना। चंद्रगुप्त की सेना में शस्त्रोपजीवी, वाहलिक, प्रतिरोधक, मलेच्छ ये थे, है ना। सीएम की सेना में कौन कौन थे? शस्त्रोपजीवी, प्रतिरोधक, मलेच्छ, है ना, मलेच्छ और जो है वाहलिक आदि थे, वाहलिक आदि थे। ठीक है, वाहलिक आदि थे। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ये था हमारे आरंभिक विजय में जो पंजाब और सिंध को इसने जीता। ठीक है, अब इसके बाद ये जीतेगा मगध को, है ना। मगध पर आक्रमण करेगा और नंदों का उन्मूलन करेगा और फिर मौर्य वंश की स्थापना करेगा। देखो ये खैर ये बात की है, ये प्रारंभ में तो खैर इसने जो है पंजाब और इसको जीता था, लेकिन अंतिम रूप से इसने जो है यूडेमस को यानी पंजाब को करीब 317 में जाके ये जीत पाया था पूर्ण रूप से, है ना। ठीक है, अंतिम रूप से तो इसको सबसे अंत में इसने यूडेमस को जीता था। उससे पहले ही ये नंदों को तो पराजित कर चुका था 322 बीसी में। और वहाँ पे जो है जैसा कि हमको महावंश बताता है कि इसने उसकी हत्या कर दी थी नंदवंश धनानंद की, लेकिन परिशिष्ट पर्व ये कहता है कि धनानंद को इसने छोड़ दिया था। खैर जो भी हो, ये शोध का विषय है, लेकिन हम यहाँ पे अब दूसरा अभियान इसका लिखते हैं 2 नंबर पे, नंदों का उन्मूलन। ठीक है, नंदों का उन्मूलन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मगध विजय, ठीक है, सॉरी, मगध विजय की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उससे यह जानकारी मिलती है कि चाणक्य ने और शक यवन किरात और वाहलिक, इन सब की एक सेना बनाई और उसको चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में लेते हुए नंदों के विरुद्ध धावा बोल दिया, है ना। नंद शासक धनानंद था और उसका सेनापति भद्दसाल था, जिसने इस सेना का विरोध किया। वहीं नंदों के शासक धनानंद का एक अमात्य था सक्टार नाम का, जो कि धनानंद से परेशान था और वो चाणक्य का मित्र भी था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया, है ना। वहीं हिमालय क्षेत्र का एक शासक था पर्वतक, उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया। इस प्रकार से और चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक की सहायता से, सक्टार की सहायता से, चाणक्य की सहायता से और नंदों का नाश कर दिया और
धनानंद को जो है धनानंद का वध कर दिया महावंश के अनुसार, मगर परिशिष्ट पर्व ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और धनानंद को छोड़ दिया था, है ना, कह दिया था कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जिस प्रकार से डीडीएल में और वो कहते हैं काजोल के पिताश्री, उसी प्रकार से। ठीक है, तो चलो इस अभियान को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। ठीक है, मुद्रा राक्षस के अनुसार यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुद्रा राक्षस के अनुसार, मुद्रा राक्षस के अनुसार कौटिल्य ने मुद्रा राक्षस के अनुसार कौटिल्य ने शक, यवन, किरात, कंबोज, वाहलिक आदि सेनाओं का सहारा ले, आदि सेनाओं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में नंद शासक धनानंद के विरुद्ध आक्रमण किया। धनानंद या घनानंद आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। धनानंद के विरुद्ध आक्रमण किया। ठीक है, धनानंद के सेनापति भद्रसाल ने वे धनानंद ने इस सेना का मुकाबला किया मगर पराजित हुए। धनानंद के अमात्य सक्टार ने चंद्रगुप्त का साथ दिया, है ना। सक्टार ने चंद्रगुप्त का साथ दिया था। सक्टार जो था ये कौटिल्य का मित्र था, ध्यान रखना, कौटिल्य का मित्र था। ठीक है, धनानंद का अमात्य था सक्टार। धनानंद का एक अमात्य अन्य भी था जिसका नाम राक्षस मिलता है, जिसके ऊपर मुद्रा राक्षस नामक ये जो ग्रंथ है ये इसी राक्षस के ऊपर लिखा गया है। राक्षस ये नाम से राक्षस था, हकीकत में राक्षस था कि नहीं था ये तो मेरे को नहीं पता, मगर नाम राक्षस जरूर था, है ना। हो सकता है उस जमाने में इस राक्षस शब्द को मतलब डिफाइन नहीं किया गया हो, इसलिए घर वालों ने इसका नाम राक्षस रख दिया गया हो। ठीक है, वैसे वर्तमान संदर्भ में भी ऐसे नाम रखा जाना मुनासिब प्रतीत होता है कुछ लोगों का। ठीक है, वहीं यहाँ पे हम लिखेंगे कि वहीं पर्वतक नामक राजा क्या मतलब हिमालय क्षेत्र का शासक था ये, है ना। हिमालय क्षेत्र का शासक था। हिमालय क्षेत्र का शासक ने सीएम का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। ठीक है, साथ दिया था, ये बात भी आपको
ध्यान रखनी है, ठीक है। कहा यह जाता है कि महावंश के अनुसार धनानंद मार दिया गया, है ना। महावंश के अनुसार धनानंद का वध कर दिया, का वध सीएम ने किया, ठीक है। और वहीं परिशिष्ट पर्व, जैन ग्रंथ है ये, परिशिष्ट पर्व के अनुसार सीएम ने धनानंद को माफ किया, धनानंद को माफ किया, ठीक है। कारण क्या है? परिशिष्ट पर्व दरअसल जैन ग्रंथ है और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन बन गया था। अब एक जैन ग्रंथ अपने ही जैन अनुयायी का विरोध नहीं करेगा या उसके बारे में कोई गलत बात नहीं लिखेगा, हिंसा की बात नहीं लिखेगा, है ना। तो इस प्रकार का कई लोग अनुमान लगाते हैं कि इसलिए संभव है कि जैन ग्रंथ में ऐसा लिख दिया हो कि उसको छोड़ दिया था, उसके ऊपर दया कर दी थी। लेकिन महावंश जो कि बौद्ध ग्रंथ है वो लिखता है कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने और जो है नंद शासक धनानंद की हत्या कर दी थी। हत्या तो खैर क्या कहेंगे हम, वध लिखेंगे लोग। वध और हत्या में अंतर होता है ना, मतलब वध होता है किसी पापी का, और चूंकि धनानंद जनता में अप्रिय था, जनता से धन लूटता था जमकर, इसलिए ये बदनाम हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये धनानंद पराजित होता है और मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये बात हम आगे करेंगे। अब इनके साम्राज्य विस्तार की बात और थोड़ी सी कर लेते हैं और फिर हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। आरंभिक विजय हमारी पूरी होती हैं, मगध पर शासन स्थापित हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, और सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से ये अभियान समझ में आया होगा। इसमें आपको प्रमुख रूप से जो नाम ध्यान रखने हैं ना, वो एक तो भद्रसार का नाम ध्यान रखना है, भद्रसाल। एक सक्टार का नाम ध्यान रखना है, और किसने किसके पक्ष में युद्ध किया ये भी ध्यान रखना है। परवतक का नाम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, परवतक जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था, हिमालय क्षेत्र का शासक था, है ना, ठीक है। तो सॉरी, साम्राज्य स्थापित हो गया, और ये बात लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको सब पता है, मैं कई बार लिख चुका हूँ, है ना। अब यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे साम्राज्य विस्तार, है ना, साम्राज्य विस्तार लिखेंगे। साम्राज्य विस्तार में ये सबसे पहले सेल्यूकस से क्षेत्र लेगा, ये ना, सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र, सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र, है ना। सेल्यूकस से काफी बड़ा क्षेत्र प्राप्त करेगा, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, है ना। हुआ कुछ यूं था, सेल्यूकस जो है सीरिया का शासक था। सेल्यूकस कहाँ का? सीरिया का शासक था, और सीरिया उस समय यूनान शासकों के अधीन हुआ करता था, ठीक है। तो सेल्यूकस से पूर्व यूनान का जो शासक था, सॉरी सीरिया का जो शासक था, वो एंटियोकस था। एंटियोकस की मृत्यु हुई करीब 312 बीसी के समथिंग, है ना, 312 बीसी के समथिंग एंटियोकस की मृत्यु हुई। तो उसके बाद शासक बना सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस शासक बना। सेल्यूकस ने करीब 305 में और सीरिया से अभियान किया उत्तर पश्चिम, मतलब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, है ना, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित कर दिया 305 के समथिंग, है ना। और उसके बाद इनके बीच में ऐसे चलता रहा, और 303 में सिंधु जगह पर सिंधु संधि हुई इन दोनों के बीच में। और सिंधु संधि के दरमियान जो कंधार, काबुल और हेरात और बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये सेल्यूकस से मिल जाता है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है, ठीक है, उस संधि के तहत। और जो इसकी पुत्री थी हेलेना, हेलेना के साथ इनकी शादी कर देता है
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर देता है। ये सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना कार्नेलिया, नाम उसका लिया जाता है, हेलेना कार्नेलिया। उसकी शादी कर दी जाती है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार स्वरूप किसको देता है? सेल्यूकस को देता है। इसके अलावा सेल्यूकस अपने एक दूत मेगस्थनीज को अराकोसिया से और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में भेजता है। ठीक है, ये सारी बात हमको मिलती हैं, तो इन सब बातों को हम यहाँ पे लिख डालते हैं। ठीक है, और ये जो अभियान था इसकी जानकारी स्ट्राबो, प्लूटार्क ये हमको देते हैं। ठीक है, स्ट्राबो, प्लूटार्क और एपियानस भी देते हैं, है ना। तो चलो ये बात मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सीरिया जो कि यूनानियों के अधीन हुआ करता था, यूनानी शासकों के अधीन, है ना, यूनानी शासकों के अधीन हुआ करता था ये कभी। ठीक है, सीरिया शासक एंटीगोनस की 312 बीसी में मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद सेल्यूकस सीरिया शासक बना। ठीक है, सीरिया शासक बना। सेल्यूकस ने 305 बीसी में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया, है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया, मगर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तब 303 बीसी में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सिंधु संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, सिंधु संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसकी शर्तें निम्न थी जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी, है ना, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। देखो शर्तों में क्या क्या आएंगे। इनकी शर्तों में पहली शर्त इसने जैसे एक तो कई प्रदेश दिए थे, है ना, जिसमें जैसे कंधार है जिसको अराकोसिया कहा जाता था, कंधार, काबुल जिसको पेरापोनिसडाई कहा जाता था, पेरापोनिसडाई, है ना, और हेरात दिया जिसको हेरात को एरियाना कहा जाता था, और एक दिया था इसने मकरान तट या बलूचिस्तान जिसको जेड्रेसिया कहा जाता था, है ना, जेड्रेसिया। ये 4 प्रदेश दिए थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंधार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंधार, है ना, कंधार को क्या कहते थे? अराकोसिया, है ना, अराकोसिया। दूसरा काबुल को जो है पेरापोनिसडाई कहा जाता था, वो दिया। इसके अलावा एक जो है हेरात एरियाना, है ना, हेरात को क्या बोलते थे? एरियाना।
और एक था हमारे मकरान तट, मकरान तट जिसको बलूचिस्तान के नाम से भी वर्तमान में जानते हैं। इसको जो है बलूचिस्तान को, मकरान तटीय बलूचिस्तान को जेड्रोसिया कहते थे, जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, है ना। तो ये चारों प्रदेश जो थे सॉरी, ये चारों प्रदेश मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सॉरी, उक्त, आप नीचे लिखना, उक्त चारों प्रदेश सेल्यूकस ने, उक्त चारों प्रदेश सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे। एक संधि तो ये हो गई, एक शर्त। दूसरी, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। तीसरी शर्त ये थी कि सीएम ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को दिए, ठीक है। और चौथे पॉइंट के रूप में मैं लिख सकता हूं कि सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज, है ना, अपना राजदूत मेगस्थनीज को अराकोसिया से, ये अराकोसिया है, ध्यान रखना ना, ये लेखनी में थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, बोल सही शुद्ध रहा हूँ मैं ना, अराकोसिया से, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भेजा, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भेजा, ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भेजा, ठीक है। तो ये थी प्रमुख शर्तें जो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता चल गई होंगी अब क्या क्या शर्तें थी, और इनकी जो जानकारी वो मिलती है हमको, प्लूटार्क जो है वो देता है, स्ट्रैबो देता है, और एपियानस देता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस संधि की जानकारी, इस संधि की जानकारी प्लूटार्क, स्ट्रैबो व एपियानस देते हैं, ठीक है, एपियानस देते हैं, ठीक है। इस संधि की जानकारी प्लूटार्क, स्ट्रैबो व एपियानस देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार में। अब अगले जो साम्राज्य विस्तार हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।